नमस्कार दोस्तों, घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को यूपी टीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के क्रम में 2022 का जो अंतिम पेपर हुआ था उसी को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद अभी तक परीक्षाएं यूपी टेट की नहीं हुई हैं, तो अंतिम जो परीक्षा हुए थे 2005 के उसी के मैथ के पेपर को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, पहला प्रश्न है, एक कंपनी 25 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन जारी करती है। यदि एक शेयर का मूल्य 100 रुपए है तो कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या ज्ञात कीजिए। नंबर ऑफ शेयर्स माने पूरी पूंजी जितने हमको चाहिए। 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, लाख में तो जान लीजिए, तो 5 जीरो हमने बढ़ा दिया 25 के आगे और उससे 100 से हम भाग देते हैं। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन होगा हमारे ख्याल से इस पेपर का। तो 25 नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे? 25,000। आप इसे जबानी भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। 25 लाख में जानते रहे 5 जीरो होता है, 100 से भाग दे देंगे जबानी। तो सबसे आसान प्रश्नों में था ये हमारे ख्याल से। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए, ये प्रश्न है प्रोबेबिलिटी का। ये प्रश्न है प्रोबेबिलिटी का। ताश की कितनी पत्तियां थी? 52 पत्ती की गड्डी में से एक स्वेच्छा रैंडम रैंडम या एट रैंडम कह सकते हैं, या प्रोबेबिलिटी में बार बार यदृच्छा शब्द का प्रयोग होता है, यदृच्छा भी कह सकते हैं, से निकाला जाता है। यदृच्छा माने बिना किसी माने वायस हुए आराम से किसी पत्ती को निकाला जाता है। तो क्या प्रायिकता है कि पत्ता हुकुम का हो या इक्का हो? तो ताश की आप लोग जो 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 खेलते होंगे या जो लोग देखे होंगे तो जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं तो जान लें। ताश की 4 टाइप की पत्तियां होती हैं, तो 13-13 चारों पत्तियां होती हैं। यही सब मिला करके, जैसे हुकुम का हो गया, ईटा हो गया, चीड़ी हो गया, पान का पत्ता हो गया, तो यही 13-13 पत्तियां होती हैं। तो 13 मिला करके 52 होती हैं। तो यहाँ पे दिया हुकुम का पत्ता, हुकुम का इक्का, तो हुकुम के 13 पत्ते होते हैं और इक्का 4 होता है, तो जिसमें से एक इक्का हुकुम में रहेगा, तो 13 माने 16 हो गए। तो 52 पत्तियों में से 16 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसको हम प्रोबेबिलिटी से लगाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवर में हमारे आने की संभावना कितनी है? 16 है, तो 16 रख देंगे। और टोटल पत्तियां कितनी होती हैं? 52। ये सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं आती है, कंडीशनल बहुत कठिन होती है। ये सिंपल प्रोबेबिलिटी के प्रश्न है, तो इसको हम काट देंगे। 4 से काटें, 4 चौक के 16 और 13 होगा, 13 चौक के 52, तो 4/13। तो ऑप्शन में अगर हमारे पास 4/13 है तो इसको मार देंगे, ये बी वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी के जितने भी अगर आते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल हम ज्ञात कर लेंगे कितनी मात्रा हमको चाहिए, और उसके बाद टोटल से हम भाग दे देते हैं, वही प्रोबेबिलिटी हो जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अब देखिए, अगला प्रश्न है, ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है, तब क्रमिक युग में यक्स वाई है। यक्स वाई का हमको मान ज्ञान है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। चक्री चतुर्भुज के क्या होते हैं? आमने और सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180 होती है। जैसे आप देख लीजिए, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर क्या हो जाए? 180। इसी प्रकार क्या होगा? एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर क्या होता है? 180। माने चक्री चतुर्भुज के माने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने की आमने सामने के कोण का योग जो होता है 180 होता है। आमने सामने माने बी के सामने डी हो गया, ए के सामने सी हो गया। आप देख लीजिए, इसको जोड़ दीजिए। ये क्या है? 3y-5 प्लस 7x प्लस 5 बराबर 180।
5 से 5 कट गया तो ये हो गया 7x प्लस 3y बराबर 180। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए b और d क्या होता है। b बराबर है 4x प्लस d बराबर है 4y प्लस 20 बराबर 180। तो यहाँ पे हो जाएगा b सुधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 4y बराबर, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 160 लिख देते हैं, डायरेक्ट आप समझ जाएंगे, इसको आएगा इधर माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे 4 से अगर हम भाग देते हैं x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4 से अगर हम 4 इसमें कॉमन ले लें और फिर 4 से हम भाग दें, 4 चौक के 16, 40 हो गया एक्स वाई बराबर। अब एक इक्वेशन ये हो गया और इसी दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स और वाई का मान निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें 2 में मल्टीप्लाई बाई 3 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं 3 का मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पे क्या होगा 3x प्लस 3y बराबर 3 चौके 12 120। अब देखिए यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करना अगर आप जानते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 4x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 60 और x बराबर 15 चौके 60, 15 हो जाएगा 15 डिग्री। अब x की मान यहाँ पे रख दें तो क्या हो जाएगा, x बराबर 15, देखिए ध्यान से y बराबर क्या हो जाएगा 40, तो y बराबर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 40 माइनस 15, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 25। तो x और y बराबर कितना हो जाएगा, x और y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 15 डिग्री एंड 25 डिग्री। देखिए 15 और 25 कौन सा दिया है, ये वाला सब। आपको सिर्फ यही जानना है कि चक्री चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के कोण जो होते हैं, x का योग जो होता है 180 होता है। बस उसी से दोनों इक्वेशन हम सॉल्व कर लेंगे। अब अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। देखिए मीन मीडियन मोड का है, इसमें देखिए x के किस मान के लिए बहुलक 27 होगा। बहुलक क्या कह रहा है, 27 होगा, माने मोड किस मान के लिए मोड 27 होगा। ठीक है, 27 हमको आंसर लाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है 25, देखिए कितने देर, 1 2 3, 25 कितने बार रिपीटेशन, जिसकी ज्यादा रिपीटेशन, जिस फिर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा यानी रिपीटेशन ज्यादा होती है वही मोड होता है। 25 है, 26 कितने बार है, 1 2 3, 26 है। और 27 कितने बार है, 3 बार है। 23 24 मालिक कम बार हैं तो उनकी जरूरत नहीं। अब ये कह रहा है कि मोड जो है 27 हो जाए। अगर हमारा तो यहाँ पे एक अगर 25 में भी एक बार x की जगह 25 भी रख दें तो 25 मोड हो जाएगा, 26 की जगह पे एक ठो रख दें तो 26 हो जाएगा, x की जगह 26 रख दें तो 26 मोड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा मोड 27 हो जाए तो 27 के में एक जोड़ देंगे तो ये 4 बार हो जाएगा, x की जगह पे 27 लिख देंगे तो 4 बार हो, क्योंकि मोड हमारा 27 पूछ रहा है इस वजह 27 में ही रखेंगे तो आंसर सीधे सीधे 27 हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, ये बहुत ही आसान प्रश्नों में था। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर, इतने का मान जरा सा देख लीजिए, यदि x बराबर इतना, y बराबर इतना, z बराबर इतना, तो आपको अगर फार्मूला याद है तो फार्मूले से रखिए, नहीं याद है तो सीधे सीधे इसमें मान रखिए। हम दोनों तरह से बताते हैं भाई। अगर मान है हमारे पास एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड का फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, याद है तो याद है, नहीं याद है तो सीधे सीधे इसके तीनों का मान यहाँ पे रख देंगे, वैसे भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इससे निकालते हैं तो एक्स वाई जेड का मान देखिए, एक्स की जगह क्या है 2 है, प्लस वाई की जगह पे 1 है और जेड की जगह -3 है। इसको यथावत ऐसे उतारते जाइए तो क्या हो जाएगा, 3 में से 3 गया 0 हो जाएगा, और 0 में इतना गुणा होगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा। फार्मूला आता है तो सीधे लगा दीजिए 0 हो जाएगा।
बाय द वे परीक्षा में फार्मूला नहीं याद है तो सीधे-सीधे यहाँ पे मान रखिए इसी में डायरेक्ट। तो सीधे-सीधे कैसे रखेंगे आप? सीधे-सीधे आप देखिए अगर फार्मूला नहीं याद है तब हम क्या करते हैं, ठीक? फार्मूला नहीं दे तो x की जगह पे 2 पे x का मान 2 है तो 2 पे q हो गया, प्लस y की जगह 1 है, 1 का q हो गया, माइनस z की जगह पे कितना है? -3 q हो गया, -3 इंटू 2 हो गया, इंटू 1 हो गया, इंटू -3 हो गया। अब देखिए कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाता है, 2 का वर्ग q 8 होता है, प्लस 1 हो जाता है और ये कितना हो जाता है? 3 त्रिका 9 त्रिक 27, माइनस 3 बार होता है, विषम घात है तो माइनस ही हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और ये कितना होगा? 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 18। और ये क्या हो जाएगा? इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -18 और प्लस 18 बराबर 0। तो आपको फार्मूला आता है तो ऐसे रख दीजिए या ऐसे रख दीजिए, जो भी आपको आसानी पड़े, यानी आंसर 0 आ जाएगा। दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। अगले प्रश्न को चलते हैं। जतिन ने एक वस्तु को उसके मूल्य से, माने जो उस पे अंकित मूल्य है उससे जो है उसने 10% कम पर खरीदता है और इसके मूल्य से, माने अंकित मूल्य से जो है 10% अधिक पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत। मान लीजिए अंकित मूल्य, मान लीजिए जो वस्तु का मूल्य अंकित है उस पे कितना है? 100 रुपया मान लीजिए। तो उसने 100 रुपये का निशान भी लगा। अगर उस पे जो है 10% कम पे खरीदता है तो सीपी कितना हो गया भाई? 10% 100 का कितना हो जाएगा? 100 का 10% कितना हो जाएगा भाई? कम करेंगे तो 90 रुपया, 10 रुपया होगा, 90 रुपये में उसने खरीदा। और एसपी कितने में बेचा भाई? 10% अधिक पे बेचता है तो 110 हो गया। तो प्रॉफिट कितना हो गया भाई? एसपी माइनस सीपी बराबर कितना हो गया भाई? 100, 110 माइनस 90 इजकल टू कितना हो गया? 20 रुपये जो है प्रॉफिट हो गया। अब हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है भाई? प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट अपान सीपी होता है, इंटू 100 हो जाता है। तो प्रॉफिट 20 है, इंटू 100 अपान सीपी हमारा कितना है? कास्ट प्राइस 90 है। तो एक जीरो कर देंगे और 200 में 9 से भाग दें, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 सही 2/9। ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान है। हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का होता है, प्रॉफिट माने लाभ, लाभ अपान क्रय मूल्य इंटू 100। तो बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को आप लगा सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि समीकरण के मूल्य इस अनुपात में है तो पी और क्यू का मान लिखिए। देखिए इस प्रकार के प्रश्न कई बार आते हैं और हमेशा जो है एक दो प्रश्न आता है, एक ही नहीं, दो दो प्रश्न आते हैं। तो इस टाइप के देखिए प्रश्न, अगर मान लीजिए किसी समीकरण है, कोई भी समीकरण है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इसके दो मूल मान लीजिए होते हैं। मान लीजिए कोई भी मूल हमने अल्फा बीटा मान लीजिए, मूल मान लीजिए अल्फा बीटा मान लीजिए। तो सम ऑफ क्या होता है? इनका मूलों का सम क्या होता है? माइनस बी बाई ए। और मल्टीप्लीकेशन करता है अल्फा बीटा क्या होता है? सी बाई ए। ये हमारा फार्मूला है। कहीं भी अगर हम जरूरत पड़ेगी, कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाता है, ट्रिपल ये वाला नहीं आता, थ्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, तीन वाला इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन वाला है, लेकिन परीक्षा में बहुत कम आता है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है, तो यही बार बार आता है। तो ये समीकरण हो गए हमारे। इसके मूल अगर अल्फा बीटा है तो सम ऑफ मूल क्या होते हैं? सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए। और इनका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? सी बाई ए होता है। तो इस क्वेश्चन में भी हम यही काम करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 54 बराबर 0। और इसके मूल देखिए, इसे मूल क्या है? 2 और 3 के मान, मूल क्या है?
दो संबंधित 3 के अंश। जब अनुपात में दिया रहता है तो एक ही चीज उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी चीज का। तो पहला मूल क्या हो गया 2 अल्फा और दूसरा मूल क्या हो गया 3 अल्फा। ठीक है, एक ही कांस्टेंट का हम एक ही वेरिएबल मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 2 अल्फा सम क्या होगा इंटू 3 अल्फा। एक्स भी मान सकते हैं, कोई बात नहीं, एक्स तो दिया है इसलिए नहीं मान सकते। तो इसका माइनस, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, जिसका नहीं दिया है तो माइनस इंटू माइनस p/1 लिख सकते हैं, या डायरेक्ट जिसको आता तो लिख देगा 5p बराबर 5 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस p हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा क्या होगा भाई, दोनों का 3 दूनी 6 6 अल्फा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो p का मान अल्फा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 54 c/a क्या होता है 54 है और यहाँ पे 1 है तो 54 लिखें। तो अल्फा स्क्वायर बराबर 54/6 है नवा 54 अल्फा बराबर प्लस माइनस 3 हो जाएगा। तो अमूमन प्लस ही, तो p का मान क्या हो जाएगा भाई, p बराबर 5 अल्फा है, 5 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो p का मान क्या हो जाएगा, हमने प्लस लिया तो 15 हो जाएगा। अगर माइनस भी दिया रहता 15 प्लस और माइनस दिया रहता तो क्या हो जाता 15 हो जाता। ये हमारा 7वां प्रश्न है। अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। दो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात क्या है 25 और 64 है। ऊंचाई का अनुपात क्या है h1, मान लीजिए ऊंचाई एक का h1, मान लीजिए h2 है। तो क्या है 25/64। ठीक है, इनके व्यासों का अनुपात, व्यासों माने डायमीटर का अनुपात है वाली, डायमीटर का अनुपात मान लीजिए d1/d2 इक्वल टू कितना है 4 संबंधी 5। अब r1 इसका आधा होता है, त्रिज्या क्या होता है डायमीटर का आधा, r1/r2 का अनुपात क्या हो जाए 4/2 संबंधी 5/2। अब देखिए इनके आयतनों का अनुपात v1/v2, इसका आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो r1 h1 हो जाएगा v1 का, और 1/3 पाई r2 स्क्वायर h हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये r1 की जगह पे हम क्या रख देते हैं x में, अगर इसका पूरा मान अगर रहेंगे तो x में तो x से सब कट जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अनुपात है। इस वजह से हम इसको 25x 64y नहीं रख करके यहाँ पे y 25x और 64x नहीं रख करके सीधे सीधे डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। लेकिन इसमें ही करिएगा क्योंकि अनुपात दिया है इसलिए एलिमिनेट हो जाएंगे, इसलिए हम डायरेक्ट रखते हैं। तो r1 हमारा क्या 4/2 का स्क्वायर, और h कितना है 25 है, h1 कितना है 25 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/2 इंटू 64। अब देखिए यहाँ पे क्या है 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का वर्ग 4 होगा, यहाँ का 2 का, दोनों दोनों एक दूसरे से एलिमिनेट हो जाएंगे, और यहाँ पे 25 हो जाएगा 1/2 1/2 4 4 होंगे, दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, इस वजह से इसको नहीं लिखते हैं 25 इंटू 64। तो 25 से 25 का 16 चौके 64 4 हो गया बराबर 1/4, तो 1 संबंधी 4 हो गया इसका आंसर। इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा भाई v1 रेशियो v2 इक्वल टू क्या होगा 1 संबंधी 4। देख लीजिए यहाँ पे ऐसे जैसे इसको करेंगे तो 16/4 हो जाएगा, और ये 25/4 हो जाएगा, तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, इससे हो जाएगा, तो 16 गुणे 4 हो जाएगा इंटू 25 गुणे 4, और 4 4 कैंसिल हो, इस वजह से लिखे नहीं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, जरा सा देखते हैं क्या। अब जरा सा देखिए जरा सा इस प्रश्न को।
यदि ए सच दैट शब्द बिलो का एक अक्षर है, माने बिलो के अक्षर है, ए का जो सेट है बिलो के अक्षरों से मिलकर के बना है। कौन कौन अक्षर है? बी, ई, एल, ओ, डब्ल्यू, इन 5 अक्षरों से बना है एक सेट। बी सच दैट शब्द उल का एक अक्षर है, तो सी बराबर ए माइनस बी हो तो सी के उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करिए। तो हमारा बी क्या हो जाएगा भाई? बी में कितने हैं? बी में कितने हैं भाई? डब्लू। सेट में जब कोई चीज रिपीटिशन होता है तो क्या होता है? उसको एक ही बार हम लिखते हैं। ए हो गया। अब ए माइनस बी, सी इजकल टू क्या है? ए माइनस बी। अब ए बराबर कितना है भाई? अब देखिए, जब भी ए डिफरेंस बी निकाला जाता है तो क्या किया जाता है? जो इधर होता है, जो जो माइनस होता है अगर इसमें है तो उसको कैंसिल कर दिया जाता है। सीधे सीधे कैंसिल कर दिया, जो बचा तो क्या हो गया? ये हमारे पास 2 एलिमेंट थे। कौन एलिमेंट बचे? सी में। तो सी के उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है भाई? उप समुच्चयों की संख्या का फार्मूला है नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला है, या उप समुच्चय कहते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे ज्ञात करते हैं? टू अप के पावर एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट। एन क्या होता है? नंबर ऑफ तत्वों की संख्या, नंबर ऑफ नंबर। एन बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? 2 हैं। तो यहाँ पे हम 2 पे 2 पावर रख देंगे तो 4 हो जाएगा। आंसर हमारा 4 होगा। अगर मान लिया यहाँ पे 3 एलिमेंट होते तो क्या करते? 2 पे पावर 3, यहाँ नहीं 8 हो जाते। तो नंबर ऑफ सबसेट ऐसे ज्ञात करेगा। तो किसी भी सेट के अगर नंबर ऑफ सबसेट पूछे तो उसके तत्वों का, इस पे जितने भी तत्व रहेंगे एलिमेंट, जैसे बी का अगर हमारा पूछता नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, ए का मान लीजिए पूछता 1 2 3 4 5 है, तो ए का सबसेट पूछता तो क्या करते? 2 पे 5 कर देते। तो 2 पे 5 का 2 2 4 8 16 32 हो जाता। तो ए के सबसेटों की संख्या, यानी सबसेटों निकालने का ये तरीका नंबर ऑफ सबसेट है 2 के पावर एन, यानी इसके क्या? तो नंबर ऑफ एलिमेंट, जितने इसके एलिमेंट होते हैं उतने पावर लगा देंगे 2 पे, वही उसके नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे। ठीक, आप समझ गए होंगे नंबर ऑफ सबसेट भविष्य में निकालने के लिए। तो इसके संख्या आंसर 4 हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जरा सा देखिए, एक रोहम्बस का प्रश्न है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका परिमाप माने पेरीमीटर कहते हैं, फेंस कहते हैं, जो भी बाउंड्री कहते हैं, जो भी कहिए, परिमाप। तो समचतुर्भुज, इसको रोहम्बस कहते हैं अंग्रेजी में, एकदम बर की तरह होता है। इसकी भुजाएं चारों तरफ बर की तरह होती हैं, लेकिन ये भुजाएं जो है बर की तरह होती है, लेकिन और न चीजें जो है पैरेललोग्राम की तरह मिलती हैं। ये जो है सारी भुजाएं, मान लीजिए हम बना रहे हैं, सारी भुजाएं बराबर मान लीजिए, नहीं हो भी तो भी मान लीजिए। ये जो है विकर्ण होता है। विकर्ण क्या होता है? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 24 है, मान लीजिए ए बी सी डी, यहाँ पे 2 विकर्ण दिए हैं तो बड़े वाले को मान लेते हैं 24 है। तो अगर ये विकर्ण 24 है तो यहाँ पे क्या होगा? 12 हो जाएगा। आधा आधा पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे क्या होगा? अगर एक विकर्ण 10 है तो ये क्या होगा? 5 5 2 भागों में डिवाइड कर। और इसकी एक प्रॉपर्टी स्क्वायर की क्या होती है? सारे वर्टिक्स पे 90 डिग्री बनाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे सारे सेंटर से 90 डिग्री बनाता है। अब देखिए, अगर इसको नामकरण कर दें हम 90 डिग्री, नामकरण वो कर दें तो क्या हो जाता है? ए कर्ण हो जाएगा। हाइपोटेनिस ए बी बराबर क्या होता है? ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ओ ए बराबर हमारा 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 है, ओ बी बराबर स्क्वायर हो गया। तो कुल कितना? 144 प्लस 25 बराबर 169 विच इज इक्वल टू 13 का। ए बी बराबर क्या हो जाएगा? अब
ए बी स्क्वायर बराबर क्या 169, तो ए बी बराबर जिस वर्ग को कम से कम आना चाहिए, तुरंत याद रहना चाहिए, तो 13 का वर्ग होता है। 13 हो गया ए बी, तो इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं इसकी प्रॉपर्टी के अनुसार। ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए सी डी बराबर डी ए, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये चारों भुजाएं बराबर होंगे, 13 के 52, तो ये हमारा 52 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, जरा सा इसको हम देखते हैं, जरा सा आप लोग देखते रहिए एकदम। आप देखते हैं सब बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं। देखिए इसमें यू यूपी टेट में, सी टेट में जो है 15-15 क्वेश्चन पेडागोजी का और 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स होता है प्योर। लेकिन यूपी टेट में 2 से 3 क्वेश्चन जो है पेडागोजी का देता है, बाकी सारे मैथमेटिक्स होते हैं, इसलिए आप मैथमेटिक्स को ही लगाने का प्रयास करें। ठीक है, तो इसमें 2-3 क्वेश्चन होता है मैक्सिमम, इसमें 2 क्वेश्चन दिया है 22 में, अब हो सकता है 3 क्वेश्चन दे दे। अब देखिए इसमें प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कौन सा? अंकगणित को पढ़े बिना समीकरणों को पढ़ा जा सकता है। भाई कैसे इक्वेशन कैसे पढ़ सकते हैं, किया जा सकता है? भाई ये गलत है सीधे सीधे। गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीज गणित, ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर है। एकदम सत्य है ये भाई। और देख लीजिए क्या है, गणित बीज गणित को पढ़े बिना त्रिभुजों का समरूपता पढ़ी जा सकती है, एकदम नहीं पढ़ी जा सकती बिना बीज गणित की। बीज गणित पढ़े बिना सांख्यिकी पढ़ी जा सकती है, एकदम नहीं पढ़ी जा सकती है। तो एकदम यही वाले आंसर सही हो, एकदम आसान है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं करना, सीधे सीधे दिया है। अगर थोड़ा सा भी आदमी अवेयर होगा तो इसको सीधे मार देगा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, अगला प्रश्न भी एक है। अब देखिए गणित अध्यापन में कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? भाई कौन सा तरीका सबसे अच्छा? केवल कमियां देखकर उतना ही पढ़ना, एकदम गलत है भाई। कमियां देखकर उतना ही नहीं पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। शिक्षार्थियों को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, एकदम सही है बी भाई। और यहाँ पे केवल गैप्स देखकर उन्हें दूर करना नहीं, केवल गैप्स नहीं, पूरी तरह अप्रोच होना चाहिए। हर शिक्षार्थी को एक ही तरह से पढ़ाना नहीं, हर विद्यार्थी के लिए अलग अलग तकनीक का प्रयोग करना चाहिए पढ़ाने के लिए, क्योंकि किसी की मानसिक क्षमता अलग है। कोई बच्चा उस पढ़ चुका है, तुरंत ग्रैप्स कर ला, कोई बहुत धीरे उसकी है। तो सारे विद्यार्थियों को अलग अलग तरह से पढ़ाने की कोशिश करना है। अब अगले प्रश्न पे चलिए भाई। आज ए का वेतन बी के वेतन से कितना अधिक है? 25% अधिक है। कितना अधिक है? 25% अधिक है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है? इस प्रश्न को हमने प्रतिशत में पढ़ाया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो कितना कम है, तो कम कब आएगा? कितना प्रतिशत कम है? कमी प्रतिशत क्या होता है भाई? कितनी वृद्धि है? वृद्धि परसेंट अपॉन 100 प्लस वृद्धि परसेंट गुणे 100। ठीक है, यही हमारा फार्मूला है। तो हमारा क्या होगा? अब वृद्धि परसेंट जब भी देखिए कम अगर हमको निकालना, देखिए इसमें एक बार कितना अधिक होता है, जैसे ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो ए का वेतन कम है। कम अगर पूछता है तो क्या होता है, नीचे अधिक प्लस जोड़ देते हैं, और वही अधिक कितना होता है तो यहाँ पे नीचे माइनस कर देते हैं। बस यही फार्मूला में ध्यान देना है। तो यहाँ पे कितना, बहुत ही आसान है, 25 गुणे 100 प्लस 25 गुणे 100, यहाँ पे प्लस है, जस्ट देख लीजिएगा। तो 25 गुणे 125, 25 से काटेंगे तो 5 आएगा, 5 से काटेंगे तो 20, यानी 20% की कमी हो जाती है। देखिए 20% आंसर। लेकिन यही किसी प्रश्न में अगर आता है कितने प्रतिशत अधिक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे सीधे माइनस कर देंगे। अगर ये था ए का वेतन कितना पर बी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे प्लस की जगह। बस यही दो दो ही तरह के इसमें क्वेश्चन आते हैं, एक बार अधिक का बनता है, एक बार कम का बनता है, तो इसमें इस तरह से कर सकते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं भाई। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है, अब उनके व्युत्क्रमों का योग इतना है, तो दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम दोनों प्राकृतिक संख्या मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, x प्लस वाई, दो मान लीजिए बराबर 8 है।
और इनके व्युत्क्रमों का व्युत्क्रम माने क्या होता है, एक्स का व्युत्क्रम 1/x हो जाता है और y1 का व्युत्क्रम 1/y हो जाता है। तो कितना 8/15 इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, एक्स वाई बराबर क्या होता है, यहाँ पे वाई प्लस एक्स यानी एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हैं अपान एक्स वाई 15 है 8/15 लिख सकते। अब एक्स वाई की मान 8 है, 8/x(y) 8/15, ये 8 से कट जाएगा तो यहाँ पे अब इसको यहाँ पे लगाते हैं जरा सा, 1/xy हो जाएगा बराबर 1/15। तो एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा 15। अब देखिए जरा सा यहाँ पे y का मान अगर हम निकाल लें, x का मान निकाल लें, x बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस एक्स, y का मान अगर निकालते हैं y बराबर x 8 माइनस एक्स, तो यहाँ पे x की जगह कोई भी निकाल लें, x और y की जगह पे क्या होता है 8 माइनस एक्स हो जाएगा बराबर 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी इधर लाएंगे तो 15 बराबर 0। अब देखिए जरा सा इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स सब माइनस प्लस बदल जाए, प्लस माइनस बदल जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। अब देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए पहले क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके कोफिशिएंट में करते हैं, संयोग से इसका कोफिशिएंट है तो इसका आएगा 15 और 15 का इस प्रकार फैक्टर करते हैं कि इसको 8 को इस प्रकार फैक्टर करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करने पे जो है 15 आवे और गुणा करने पे मल्टीप्लाई करने पे 15, जोड़ने पे -8 है। ठीक है, तो इसको देखिए कितना होगा 3×5 = 15, देखिए 3 और 5 हो जाएगा, 3×5 = 15 होता है। और यहाँ पे फिर उसके बाद चिन्ह देखेंगे, माइनस गुणे माइनस रहेगा तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, और प्लस गुणे प्लस रहेगा तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो हम प्लस प्लस नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो इस संभावना को हम नकार देते हैं। तो यहाँ पे 3×5 = 15, इसका फैक्टर करेंगे तो 15 ही आएगा। तो 3 और 5 हम कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस इसको 3x माइनस 5x प्लस 15 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे x कॉमन ले लिए तो क्या x माइनस 3, अब -5 कॉमन ले लिए तो x माइनस 3 बराबर 0। एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस 3 और एक में हो गया x माइनस 5 बराबर 0। तो x की दो वैल्यू हो गए, एक 3 हो गए और एक x बराबर निकाल लेंगे, ऐसे निकालेंगे भाई, जिसको नहीं आता उसके लिए तो भारी हो जाए। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और x बराबर -5 बराबर क्या होगा 0, तो x बराबर क्या होगा 5 होगा। 3 5 आंसर होना चाहिए, 3 5। देखिए एकदम आसानी से आप इस सवाल को लगा सकते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं जरा सा। किसी परिवार की मासिक व्यय निम्न चित्र के अनुसार है। यदि शिक्षा तथा यात्रा के खर्च का अंतर 4,000 रुपए है तो परिवार की कुल मासिक आय कितनी होती है। भाई जब भी ये चित्र है अगर परसेंटेज में दिया हो तो 100, टोटल कितना होता है जरा से ध्यान में रहे, टोटल 100% होगा। ठीक है, टोटल कोई चीज 100 पर, अगर एंगल में पूरा इस तरह का दिया जाता है, अगर एंगल में दिया रहे तब टोटल कितना, इफ एंगल में दिया रहे, एंगल में दिया रहा तो टोटल कितना होता है, टोटल एंगल 360। मान इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं तो उसके लिए हम बता रहे हैं कैसे लगे। एंगल में दिया रहेगा तो 360 होता है और इस तरह से परसेंटेज में होगा या किसी चीज में होगा तो 300 पर। तो हमारा दे रहा शिक्षा और यात्रा पे, बस शिक्षा पे 25% व्यय करता है और यात्रा पे 15%, तो दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। तो शिक्षा माइनस यात्रा, अधिक में से कम को घटाते हैं, डिफरेंस माने कितना है 4,000, डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो शिक्षा कितना है भाई 25% है और ये 10 है, 15 है, 15 है, 15 है, तो कितना हो गया 4,000।
तो 10% इक्वल टू कितना हो गया? 4000। तो 100% हमको निकालना, तो डायरेक्ट 100% निकालना 40,000 हो जाएगा। जिसको आता वहीं कर ले, नहीं तो जिसको नहीं आता वो देखे जरा सा। 40,000 बटे 10 और 100% बराबर कितना हो जाएगा? 40, 4000 गुणे 100 अपान 10। तो इस तरह से काट लेगा। जिसको आया वहीं डायरेक्ट कर ले भाई। हमको समझाने का मतलब है कि सबसे कमजोर बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे बहुत ही आसान प्रश्न है। जब भी परसेंटेज यानी टोटल 100% और जब भी एंगल में दिया रहे, अगर ये एंगल दिया रहता है तो 360 होता है टोटल। तो उस तरह से सवालों को लगाते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए इस चीज। अब देखिए जरा सा इसमें, एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या का अनुपात, तीन संबंधित दो हैं, 20 और पुरुषों के आ जाने से अनुपात उलट गया, तो स्त्रियों की संख्या ज्ञात करिए भाई। वोमेन्स एंड मेंस, वोमेन एंड मेन रेशियो है 3 संबंधी 2। तो टोटल वोमेन, एक किसी टर्म का वेरिएबल टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। मेन कितना हो गया भाई? 2x। इतना समझने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रेशियो का है क्योंकि अब जूनियर के हैं सारे पेपर। अब देखिए, पुरुषों में अगर 20 और आ जाते हैं तो पुरुषों में, मेंस में 2x + 20 अगर हम कर देते हैं तो अनुपात उलट जाता है। तो स्त्रियों की संख्या क्या है भाई? अनुपात क्या है? 2 संबंधी 2। अगर फिर क्या होता? न्यू रेशियो क्या है भाई? ओल्ड रेशियो क्या भाई? वोमेन अपान 3/2। ठीक है, और यहाँ पे वोमेन एंड मेन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाता है। तो न्यू अनुपात क्या हो जाता है? वोमेन्स अपान मेंस क्या हो जाता है? तो वोमेन्स क्या है हमारे? 3x है। मेंस क्या है भाई? 2x + 20 है। तो अनुपात 2/3 हो जाता है भाई। तो यहाँ पे हम इसका इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 × 3 को 9x हो जाएगा, और इसका इस पर 4x + 40 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9x - 4x बराबर 40। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5x बराबर क्या हो जाएगा? 40। x बराबर कितना हो जाएगा? 5/40। 8। x की मान कितना होगा? 8 आ गया। अब देखिए, हमको मेंस निकालना रहा है चाहे वोमेंस निकालना रहा है, तो हमको स्त्रियों की संख्या, तो वोमेंस कितना है भाई? 3x है। तो कितना हो जाएगा? 3/24 हो जाएगा। और मेंस 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो जो भी निकालना रहे तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए, ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, हर साल आते हैं इस टाइप के। 3 अशून्य वास्तविक संख्याएं ए बी सी के लिए यदि इतना है तो के का मान ज्ञात कीजिए। भाई यही है। अगर हम इसके बराबर कुछ भी मान लें, इसके बराबर एक लाइन में हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, इसके बराबर अगर हम मान लें, इसके बराबर हम x मान लें, कैपिटल X, तो a बराबर के सब बराबर हो गया। तो क्या हो गया यहाँ पे? a बराबर हो जाएगा हमारा a 2x हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 3x हो जाएगा, और c बराबर हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक। अब देखिए यहाँ पे इस इतने बराबर के, इतने बराबर क्या
2a माइनस 3b प्लस 5c बराबर क्या हो जाएगा, एक के इधर जाएगा तो के हो जाएगा। इतना तो समझे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमको किसी भी चीज को मान लीजिए दो बराबर रहता है तो उसको मल्टीप्लाई कर देते, तो हमने एक्स माना है तो लिखने के बजाय हमने यही कर दिया। पेपर में ही आप लोग कर दीजिएगा, लिखने की जरूरत नहीं। तो इस सब की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और माइनस 3 त्रिका 9x हो जाएगा, और 4 बचे 20 एक्स हो जाएगा बराबर के एक्स हो जाएगा। तो 24 में से 9 गया तो 15x बराबर के एक्स एक्स कैंसिल हो गया, के बराबर हो गया 15। बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं इस टाइप के, सीधे सीधे एक नंबर आता। कभी भी कहीं भी अगर दिया रहे, मान लीजिए a/2 b/5, कहीं भी इस क्वेश्चन की बात नहीं, c/9, तो क्या करते हैं, बराबर के मानते हैं हर क्वेश्चन में। इसमें कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पे ऑलरेडी के दिया था तो इसलिए हमने x मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं। तो a बराबर 2k, b बराबर 5k, और c बराबर 9k, इस तरह से मान करके सवालों को हम लगा, ये इस सवाल का नहीं है, 10 इससे मत जोड़ लीजिएगा। तो इस टाइप से हम उसका वैल्यू रख करके अपना लगा लेते हैं। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। अगला प्रश्न हमने कराया, ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, यदि a और b दो समुच्चय हैं तो a माइनस b बराबर a हो तब, a माइनस b बराबर a हो तब हमको a इंटरसेक्शन b हमको निकालना है। इंटरसेक्शन माने होता है मौसा निकालना। इंटरसेक्शन माने क्या होता है, मौसा। a बराबर अगर हम मान लें, a बराबर कुछ भी मान लीजिए 1 2, और b बराबर हम मान लें, b बराबर कुछ भी मान लीजिए जो इसमें न हो, 4 5 6, तो a माइनस बी क्या होगा, मतलब जो चीजें इसमें है लेकिन उसमें नहीं है वही हुई a का मान हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, ये हो गया कि नहीं, ये चीज हमने इसको प्रूव किया। अब देखिए इसका ये हमने प्रूव कर लिया इन दोनों मानों को लेकर के। अब देखिए जरा सा इसका a इंटरसेक्शन b कैसे निकालते हैं। a 1 2 4, अब देखिए यहाँ पे दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं। जैसे हम मौसा निकालते हैं मैथमेटिक्स से, लसा मौसा, तो यूनियन माने लसा निकालते हैं। लसा माने जो चीज कॉमन है उसको लेंगे, और जो चीज बच जाता है उसको ले लेते हैं। लेकिन इंटरसेक्शन में जो कॉमन रहेगा उसी को लेते हैं। जब कॉमन इसमें कुछ नहीं है तो इसमें क्या हो जाएगा, नल सेट। इसको क्या कहते हैं, नल सेट, यार इम्पटी सेट, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है। इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, फाई से। अब बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, जीरो सेट। जीरो सेट में कम से कम जीरो तो रहता है, जीरो। जीरो सेट ऐसे लिखा जाता है, एक एलिमेंट रहता है उसमें। तो जीरो सेट और नल सेट में यही अंतर होता है, नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता, उसको फाई से डिनोट करते हैं। इसको नल सेट या इम्पटी सेट करते हैं। जबकि जीरो सेट में एक जीरो रहेगा, ठीक है, एक एलिमेंट रहेगा। तो दोनों में डिफरेंस जान लीजिएगा, इसका क्या होगा, हमारा फाई सेट हो जाएगा एकदम। आप देख लीजिए, अगर दोनों में ए आ गया तो उसका दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा। आप लोग ध्यान से देखें इसको। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अभी हमने अभी हमने बताया था दो, इसका क्वाड इक्वेशन का रूट ऑफ द इक्वेशन का हमने बताया था। फिर से हम बता देते हैं। मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी बराबर 0 हो तो सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, अल्फा बीटा बराबर अल्फा प्लस माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा रूट्स मान लिए हैं तो सी बाई ए माने इसकी कोफिशिएंट है, सी है, ठीक है, ये फार्मूले हैं। तो इसके जो है दो क्रमागत पूर्णांक संख्याएं हो, इसके मूल जो है क्रमागत हो, तो एक मान लीजिए अल्फा मान लीजिए, एक मूल अल्फा मान लीजिए, तो एक अल्फा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, इतना तो आप लोग समझ ही रहे। तो इसके दो मूल मान तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हमको निकालना है, तो इसका हम देख लीजिए भाई, एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0। तो दोनों मूलों का योग क्या होगा, एल्फा प्लस 1 बराबर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी माइनस बी बाई ए, तो यहाँ ए की जगह पर 1 है तो कुछ नहीं लिखना, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, यानी 2 एल्फा प्लस 1 बी का वैल्यू हो जाएगा। और इसी प्रकार एल्फा इंटू एल्फा प्लस 1 क्रमागत माने आगे एक जोड़ देते हैं, सी बाई ए, तो सी है, सी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा बराबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हमको वैल्यू निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4c, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, देख लीजिए भाई, यहाँ पे बी की जगह पर 2 एल्फा प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एल्फा स्क्वायर सी का मान इंटू एल्फा, ठीक। तो इसको हम स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर यानी 4 एल्फा स्क्वायर प्लस बी का प्लस 2ab 4 एल्फा हो जाएगा, और इसको माइनस 4 एल्फा स्क्वायर और ये माइनस 4 एल्फा, ये एल्फा ये कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है, सीधे सीधे सब कैंसिल हो गए, ए 1 आ गया, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर ए। ये अगर आप जानते रहेंगे चीज, तभी आप इस टाइप के देखिए, दो प्रश्न आए हैं अभी एक ही साल में, तो हो सकता है हर साल आता हो। तो आप अगले प्रश्न पे चलिए भाई। अब देखिए, ल स म स की बात किया, ल स म स आ गया, दो संख्याओं का म स और ल स, दो संख्याओं का ल स और म स कितना है, 13 है, और 1979 है, और एक संख्या इतनी है, तो इसका सीधे सीधे फार्मूला है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर ल स गुणे म स। इस फार्मूले पे हमेशा क्वेश्चन आता, देखिए प्राइमरी और जूनियर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग वही क्वेश्चन आते हैं, 70-80% क्वेश्चन तो वही सेम आते, वही उसी टाइप के आते हैं, तो उनके स्तर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए दोनों को आप देखें ध्यान से। तो यहाँ पे पहली क्वेश्चन, पहला संख्या 117 और दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है, तो इसको सेकंड लिखते जाएं, दूसरी बार लिख, ल सा कितना है भाई, 1989 इंटू 13, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगी भाई, अब 117, 13 9 117, 9 हो गया, 9 से काटे 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 का 221, देखिए एकदम आसान। तो इस फार्मूले पे हमेशा एक सवाल आता है, प्राथमिक हो या जूनियर हो, दोनों में आता, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बड़ा ल सा गुणे म स, कभी कभी एकदम सिंपलिस्ट टाइप का दे देता है, कभी कभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड देता है, तो दोनों को ध्यान देते रहिए। अब देखिए अगला प्रश्न है, अब देखिए प्राइम संख्या का दे दिया है, ए प्लस 2 ए प्लस 5 अविभाज्य संख्याएं हों तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये हमने प्राइम संख्या का एक वीडियो बनाया है, उसमें बहुत विस्तार से बताया है इस प्रश्न को। तो इसमें देख लीजिए, जब भी अल्टरनेट प्रश्न ए दो दो का गैप, तीन संख्याएं जो होती हैं प्राइम नंबर में, प्राइम नंबर देख लीजिए क्या होता है, हमने बताया था निकालने के 6n प्लस माइनस 1 करके हम पूरे प्राइम नंबर को निकाल सकते हैं जितने भी जरूरत हो। तो
हमने प्राइम नंबर में पढ़ाया था, उसको डिटेल वीडियो देख लीजिएगा आपको ज़रूरत होगी तो। तो इसी आधार पे हम इसको, अगर हम प्राइम नंबर 2 सबसे छोटा 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, उसके बाद 11 होता है। तो यही 3 नंबर होता है जिसमें 2 का गैप लगातार 3 संख्याओं में है। नहीं तो पूरे इनफाइनाइट तक चले जाइए, किसी भी प्राइम संख्या में तीनों इस तरह से नहीं बनते हैं। ए की जगह पर अगर 3 रख दें तो यहाँ पे a+2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे a+4 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी इस टाइप पे ए की जगह पे क्या होगा, ए के कितने मान हो सकते हैं, ए का सिर्फ एक ही मान हो जाएगा। इनफाइनाइट तक चले जाइएगा आप प्राइम नंबर में, ऐसे कभी भी 3 संख्याएं नहीं मिलेंगी जिनमें 2 का डिफरेंस हो। तो ए का सिर्फ एक ही मान होगा, और वो भी केवल क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इस सवाल को। अगर डिटेल में समझना हो तो उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक, अब देखिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो जाए। हमने बताया था पूर्ण वर्ग निकालने के लिए भाई, देखिए, अगर आपको स्क्वायर नहीं निकालने आता है तो कन्फ्यूज, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगा 9 9 9 4 बार। अब इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्गमूल देखिए कैसे निकालेंगे। अब इसका पेयर इधर से बनाते हैं, यहाँ पे 3 2 2 का बन गया, तो कितनी बार जाएगा भाई, 9, तो 9 गया, 9 9 81, और ये क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे कितना, 9 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 18 हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा, भाग में हमने क्या करते हैं, एक डिजिट निकालते हैं, जगह वर्गमूल जब निकालते हैं 2 2 डिजिट निकालते हैं। यहाँ पे 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा भाई। देखिए 9 बार जाएगा तो यहाँ पे कितनी हो जाएगा, 1701। जब गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा, 189 में 9 का गुणा करेंगे तो 1701 आएगा। ठीक, अब यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 198 जो है इससे सारा। अब देखिए जरा सा, अगर हम इसमें 198 जोड़ देते हैं तो भी तो वर्ग बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है 4 अंकों, जब भी अगर इसमें 4 अंकों में एक भी हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 अंकों में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से 5 अंकों में परिवर्तित हो जाएगा। इस वजह से जब भी करेंगे तो इसमें से घटा देंगे। वही 198 अगर हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 18 आ जाएगा, यहाँ पे 10899 इतना आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है, वर्गमूल अगर निकालना जानते हैं सेकंडों का काम है, बस सीधे सीधे गुणा भाग थोड़ा सा है तो उसको कर लेंगे। अगला सवाल पे चलते हैं। अब देखिए, रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, यक्स 13 + 1 को x - 1 से भाग देने पर दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो इससे सीधे सीधे x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x बराबर 1 हम उसमें पुट कर देंगे। तो x/13 + 1 बहुत ही आसान सवाल है। x की जगह 1 पुट कर देंगे, +1 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 + 1 = 2 हो जाएगा। आंसर सीधे रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार 2 हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है, ए और बी, इफ ए एंड बी आर दी आर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ सी, माने ए और बी क्या है, सी के सबसेट है। सी के सबसेट है माने सी के एलिमेंटों से मिल करके ए बी बना है। देन ए यूनियन ए, इस ए यूनियन और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू का मान निकालना है। तो ये जरा सा कहीं और क्वेश्चन का टाइप हो गया है, जैसे इसको ध्यान न दीजिएगा। ठीक है, तो अगर हम ए बराबर मान लेते हैं, कुछ भी मान लें, ए बी सी डी 1 2 3 जो भी आपके दिमाग में है, ए बी सी, ए बराबर हो गया, और बी बराबर हम मान लेते हैं बी सी डी, कुछ भी मान लेते हैं, और सी बराबर कुछ भी मान लें, सी सी, इसी के एलिमेंटों
रहेंगे ही, और उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी इसके एलिमेंटों से मिलकर के बना। तो हमको ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी माने क्या होता है भाई, म स हम निकालते हैं, जैसे ए, अगर म स निकालना जिसको जानते हैं तो सीधे सीधे म स से पकड़ लीजिए, तभी याद रहेगा। बी सी डी माने जो दोनों में कॉमन हो, तो बी और सी दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लिए, बी और सी हो गया। अब हमको ए यूनियन ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है, तो ए का मान कितना है हमारे पास, ए बी सी, ये म स की तरह है, म स मान लीजिए, और ये क्या होता है, यूनियन क्या होता है, यूनियन ल स की तरह होता है, क्या होता है, यूनियन ल स की तरह होता है। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का मान हमने निकालना, बी सी जो कॉमन है तो कॉमन, और जो बचा है उसको भी ले लेंगे, तो ए बी सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए इसकी मान क्या, ए के बराबर हो जाएगा। तो देखिए ये आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला। बहुत ही आसान सवालें हैं, सब जरा सा आसानी से लग जाएंगे। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक गांव की जनसंख्या जो है, देखिए भाई, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ रही है। यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या इतनी है वर्तमान में, तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी है। इसको लगाने का कई फार्मूले हैं, लेकिन बहुत लोग जो है चक्रवृद्धि ब्याज वाले फार्मूले से ही लगा देते हैं। अमाउंट पी 1+R/100 का एन, इस फार्मूले से लगा लेते। देखिए ये पूर्व में हो जाएगा, अगर मान लीजिए इसके जगह पे हम वर्तमान क्या लिखते हैं, ए बराबर, और हमारा क्या है, एन बराबर कितना है 2 ईयर, और आर बराबर है 5%। अब देखिए पी को हमको ज्ञात करना है, ए माने जो मिली हुई जनसंख्या, आप 5% के हिसाब से 2 वर्ष में, उसको ए से डिनोट, यानी मिश्र धन अमाउंट कहते हैं, बस उसी को हम सोच लेंगे। और पूर्व में कहेगा ते, और अगर बाद का कहता तो इसको निकालना रहता है, पूर्व में निकालना रहेगा ते वाला, इसी फार्मूले का यूज करके हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन बराबर 2, इसको काटेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 एक 21, पी इंटू 21/20 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लगाते हैं 4410, 21 का वर्ग होता है 441, और 20 का होता है 4, तो इससे 441 काटेंगे तो 10 हो जाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 4000। एकदम आसान तरीके से हम लोग लगा लेते हैं, सेकंडों में लग जाएंगे। तो इसके 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या, यानी यहाँ पे हम P जो है प्रिंसिपल के जगह रखते हैं, तो प्रिंसिपल माने 2 वर्ष पहले का जो है इसमें जुड़ा हुआ है, तो अमाउंट की जगह पर रख देंगे। बस इसी तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं सवाल। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए जरा सही इस प्रश्न को, एक सर्वेक्षण में प्रेक्षकों की संख्या 40 है, माने 40 ऑब्जर्वेशन है सर्वे। द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 ऑब्जर्वेशन इज 4.10, और रिमेनिंग इतना है। मीन द होल सर्वे, तो 10 सर्वेक्षण का क्या है, 10 का मीन कैसे निकालते हैं भाई, मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी सम अगर हम लिखते हैं अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल, ठीक है, तो सम अपॉन टोटल लिखते हैं। तो सम बराबर क्या होता है, मीन इंटू टोटल का मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन नंबर ऑफ टोटल इंटू मीन का मल्टीप्लाई कर देते हैं सम में। तो यहाँ पे क्या दिया है, 10 प्रेक्षकों का नंबर कितना है, 10 है, टोटल कितना 10 है, 10 का 45 है, तो सम कितना होगा, 10 का सम कितना होगा, 10 गुणे
4.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 45। और शेष कितने बचे हैं 40 में से 10 घटा देंगे 30 का सम कितना हो जाएगा 30 गुणे 3.5। अगर हम 35 में करें तो कितना हो जाएगा 105। 35 3 105 होता है तो कुल कितने हो गए 150। तो पूरे सर्वेक्षण का 150 कितने हैं 40। 40 से 150 में हम भाग दे देते हैं तो टोटल सम कितने हो गए 150 और 40 से हम भाग देते हैं तो इतना हो जाएगा। इसको काटें 4 तियां 12 कितना बचा 3 4 सत्ते 28 4 पचे 20 3.75। बहुत ही आसान है। मीन का सवाल होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसके बाद इसको जड़ करके इसको टोटल संख्या लिख सकते हैं इनटू मीन इसको कर सकते हैं सीधे सीधे। मीन का सवाल हम मीन मीडियन मोड पढ़ा है उसमें आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से आप लगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस घन से अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय बेलन काट बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ माने टोटल सरफेस एरिया TSA। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है टोटल सरफेस एरिया। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr इंटू H प्लस R। तो क्या कह रहा है 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक घन। तो घन कैसे होता है ये 14 सेंटीमीटर कोर वाला एक घन हो गया ठीक है। अब इसी में अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय बेलन काटा है। जब बेलन काटा जाएगा तो इसकी क्या हो जाएगा बेलन का जो रेडियस होगा ये पूरी इतना होगा इसका आधा होगा ठीक है। अगर ये 14 है तो इसका रेडियस कितना होगा 14/2 बराबर 7। और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी एच कितना हो जाएगा एच इसकी साइड्स के बराबर एक घन की साइड्स यानी कोर के बराबर हो एच बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा ठीक है। तो अब इसका मान यहाँ पे रख दीजिए 2 इंटू 22/7 इंटू 7 एच 14 है प्लस 7 तो 7 से 7 करें 22 44 हो गया इंटू 21 21 का अगर हम गुणा कर दें तो 924 आ जाएगा हमारा आंसर। सीएम स्क्वायर सीएम है तो स्क्वायर होता है TSH टोटल सरफेस एरिया ठीक है या संपूर्ण पृष्ठ इसको कहते हैं ठीक। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए जरा सा यहाँ पे एक प्रश्न है देयर आर 15 numbers each number is subtracted from 13 में से subtracted the mean of the numbers is obtained minus 3.5 the mean of the given number is ठीक है। 50 संख्याएं दी है हर संख्या को 53 से घटाया जाता है और प्राप्त संख्याओं का माध्य इतना है तो संख्याओं का माध्य निकालिए भाई ठीक है भाई। मान लीजिए लेट संख्या क्या होगी x1 x2 x3 50 संख्याएं x50 हो गया। तो मीन क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन टोटल ऑब्जर्वेशन ठीक है। तो मीन क्या होता भाई सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सम लिख देते हैं खाली और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर ठीक है। तो हमारा सम इसका कर देते हैं भाई संख्याएं इतनी है अगर इसमें सब में से 50 में 53 में से घटाते हैं तो क्या हो जाएगा 53 माइनस x1 प्लस 53 माइनस x2 प्लस 53 माइनस x3 ऐसे से 53 माइनस x50 अपन नंबर कितना है टोटल नंबर कितना है 50 और मीन ऑलरेडी -3.5 दे दिया तो मीन की जगह पे 3.5 जगह थोड़ा सा दिक्कत है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे
53 कितने बार है भाई? 53 कितने बार आएगा? 50 बार। कितने बार? एक 50 बार आएगा। तो 53 गुणे 50 माइनस, अगर हम इसमें सब माइनस x1 माइनस x2 माइनस x3 माइनस x50, तो माइनस अगर कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 x50, और यहाँ पे कितना है? टोटल नंबर कितना है? 50। तो इनका मीन कितना है? -3.5। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है भाई? 50 गुणे 53 कितना होता है? 2650। 50 2500 हो जाएगा, और फिर 150, 2650 हो जाएगा। 2650, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? x1 50 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 175। अब देखिए, इसको हम उधर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? ये इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। एक माइनस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 175 माइनस हो, और उधर जाएगा तो प्लस, और इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 इंटू x50। ये -3.5 था, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? 2650 प्लस 175 माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा। तो ये कितना? 2825। ठीक है, अब देखिए इसका इतनी का सम हो गया। x50। अब मीन क्या निकालने के लिए क्या होगा? इसे 50 से भाग देंगे, तो इससे 50 संख्याओं का क्या है? 50 से भाग देंगे, तो इसमें भी 50 से हम भाग दे देंगे, तो कुल आएगा 5 से काट देंगे तो 50 25, और यहाँ पे हो गया 5 36, और फिर पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा 56.5 आ जाएगा, ये आंसर हमारा हो जाएगा। तो ये 56.5 आ जाएगा, काट लीजिएगा इसको। तरीका यही है, मीन सम अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसमें क्या रहा? 50 संख्याएं, तो x1 x2 x3 x50 मान लिया, सबको 53 में से घटा दिए, तो इस तरह से हो गया। और 50, तो इस तरह से हमने माइनस इसका मल्टीप्लाई किया, इधर कर लिया, सब कैलकुलेशन कर लिया, बहुत ही आसानी से लग जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम जरा सा। अब 2 ही प्रश्न और रह गया है। अब देखिए देखिए यहाँ पे क्या है? 10 परीक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इन आंकड़ों का माध्यिका क्या है? माध्यिका 24 है, तो n माध्यिका क्या है? 24 है। मीडियन क्या है? 24 है। तो x का मान, ये आरोही क्रम में ऑलरेडी है, तो हमको मीडियन के लिए क्या होता है? नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n बराबर कितना है? 10 है, यानी इवन नंबर है। तो इवन का मीडियन निकालने के लिए, इवन का मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं? n/2, सीधे सीधे आधा कर देते हैं, इसका आधा पांचवा, पांचवा प्लस छठवां पद निकाल लेते हैं। पांचवा प्लस छठवां बाई 2 कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला जान लीजिए, nवा प्लस n/2 प्लस 1वां वही आता है, जितने का आधा कर दिए बाई 2, यानी क्या होगा? पांचवा पद प्लस छठवां बाई 2, पांचवा पद छठवां पद, तो पांचवा पद जोड़िए, 1 2 3 4 5, ये छठवां एक, तो यहाँ पे पांचवा पद हो गया x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 13 अपान 2 इजकल टू, मीडियन दिया ऑलरेडी 24 दिया है, तो 24 दूनी 48 हो जाएगा, और ये क्या? 3x माइनस 12, एक है 24 दूनी 48 हो जाएगा, और 3x, और यहाँ पे इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 15 चौके 60, तो 20 दिया 60।
20 तिया x बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। x का मान क्या आ गया हमारे पास, 20 आ गया। एकदम आसानी से इसको लगा सकते हैं। मीडियन क्या होता है, n/2 पर, तो सीधे सीधे पहले असेंडिंग ऑर्डर में कर करके सीधे सीधे उसको क्या करेंगे, उसका आधा ले लेंगे और आधा और उसके अगला वाला पद ले लेते हैं सीधे सीधे। तो वही लिखा है nवां पद, n+1वां पद, माने 5वां पद, इसमें 10 का आधा 5 और 5वां और 6वां पद ले लेते हैं। किसी भी सवाल में सीधे आधा करेंगे, उसके आधा जब इवन रहेगा तो आधा हो जाएगा, आधा और अगला पद ले लेंगे, सीधे सीधे कर देंगे। यहाँ से आप शुरू करेंगे, या इसको लिखने की जरूरत नहीं, हम समझा रहे हैं, ठीक। अब अंतिम प्रश्न पे चलते हैं भाई, अंतिम प्रश्न देख लेते हैं भाई क्या है। अंतिम प्रश्न है, एक मैदान में 44 गायें 9 दिनों से चल लेती। एक मैदान को 44 गायें 9 दिनों में चल लेती। इसी मैदान को कितनी कम या ज्यादा गायें 12 दिनों में चर लेंगी, ठीक है भाई। तो गायों की संख्या इंटू D1 दे बराबर, दूसरी तरफ गायों की, ये फार्मूला होता है, सीधे सीधे लगा। तो पहले गायों की संख्या कितना है, 44 है, और कितने दिन में चल रहे हैं, 9 दिन में। दूसरी बार 12 दिन में चरने के लिए गायों की कितने संख्या होंगे, 12 दिन में चरने के लिए, तो C2 बराबर 44 गुणे 9/12। 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 4 से काटेंगे 11, यानी गायों की संख्या 33 गायें 12 दिन में जो है उस मैदान को चर लेंगी। तो कितनी और ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, पहले 44 चरती थी, तो 44 में से 33 घटा दे दें, तो 11 कम गायें जो हैं 12 दिन में उसको चर लेंगी। 11 ज्यादा नहीं, कम गायें, ठीक है। तो ये आंसर होगा। आशा करते हैं कि आप आसानी से इसको समझे होंगे। जो जो नए आए तो आप इसको कमेंट करेंगे, हम उस क्वेश्चन को बार बार बता देंगे। यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।